देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन-कौन से प्रोनाउन किस तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इट के बारे में। यस, इट का देखते हैं पहले रूल नंबर फर्स्ट में इट कैसे यूज़ किया जाता है। तो द प्रोनाउन इट कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज़, मतलब मोस्टली बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। जिसमें देखिए पहला क्या है, टू इंट्रोड्यूस सेंटेंस। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज नॉट सर्टेन दैट द प्रेसिडेंट विल कम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं, इट को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज। नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इट वॉज यू, अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यू है। यू को हम एम्फेसाइज किसके द्वारा कर रहे हैं, इट के द्वारा। तो इट वॉज यू हु बिगन द क्वारल विद अस। तीसरा देखते हैं किस तरीके से हम इट को यूज करते हैं, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब में। ठीक है ना, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव के रूप में भी करते हैं, जैसे इट रेन्स। ठीक है ना, अगर देखें एग्जाम्पल में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज स्नोइंग आउटसाइड। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इट का प्रयोग करके हम चीजों को, जस्ट वेट प्लीज, ओके, यस, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द सेंटेंस शोइंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को दिखाने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज नॉट फार टू वॉक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इट का प्रयोग क्या करने के लिए, डिस्टेंस दिखाने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। टू इंडिकेट टाइम, टाइम को दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, इट इज 10 o'clock नाउ। टू इंट्रोड्यूस फ्रेज, फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए से, जैसे इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर हॉलीडे। तो यहाँ पे इट का प्रयोग हमने किया, क्या दिखाने के लिए, जो ये फ्रेज है, फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस दैट क्लॉज। दैट क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज सेड दैट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। किसका प्रयोग किया हमने, इट का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे आपको मिल जाएंगे ना, तो ये सारे डिफिनेशंस हम लोग को पता होना चाहिए। एज अ सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। जैसे लेट अस फाइट इट ना आउट। तो यहाँ पे क्या आपने यूज किया है, इट को यूज किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डरली है उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने इट को लगा दिया। ठीक है ना, इससे ना, इससे लगा दिया, ना कि उसे फाइट यूज किया। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल में क्या बता रहे हैं कि व्हाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट, जब हम गलतियों को या नेगेटिव कोई चीज हो, नेगेटिव आइडिया हो एक्सप्रेस करने के लिए या प्लूरल के लिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका सीक्वेंस कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन पहले लिखते हैं, फिर सेकेंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं। इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर से देख लीजिए, जब कोई फॉल्ट को कन्फेस करना हो, ठीक है ना, कोई निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करना हो या प्लूरल दिखाना हो ना, तो वहां पे जो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, फिर सेकेंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। ठीक है, सीधा सीक्वेंस यार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, नेक्स्ट द थर्ड पर्सन लास्ट में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर थर्ड में देख लेते हैं, जब ऐसे पॉजिटिव आइडिया हो, प्रेजिंग हो, तो ऐसे टाइम में जो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 2 3 1 होगा। ठीक है ना, 2 3 1, ये सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यू, ही एंड आई विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन। जो हमने अच्छे कार्य किए थे उसके लिए हमको अवार्ड दिया गया, किसको किसको, आपको, उसे और मुझे ना, मैं ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव आइडिया को शो कर रहे हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं।
इसको देखना है, ठीक है। रूल नंबर 4 देखते हैं, when two singular nouns are joined by and denotes the same person or thing, the pronoun used for them must be similar in the number, ठीक है। और याद रखिएगा आर्टिकल का भी होता है, ठीक है। जब आर्टिकल सिर्फ एक में लगा हो, वेल नोन है, दूसरे में नहीं होता, तो मतलब हम कंसीडर करते हैं कि वही पर्सन ना अकाउंटेंट ऑफिसर भी है और ट्रेजरर भी है, एंड से भले जुड़े हुए हों, लेकिन जो चीजें हैं जो डिनोट कर रहे एक ही पर्सन है, एक ही चीज को कर रहे हैं। अगर इसी में जब अलग अलग आर्टिकल होगा वो भी रूल आएगा, अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखते हैं, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजरर, मतलब दोनों एक ही पर्सन है, शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। इसको आइडेंटिफाई सिर्फ और सिर्फ हम किससे करेंगे, आर्टिकल से करेंगे, ओके। रूल नंबर 5 में देखते हैं क्या, when do two similar nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be in singular, well known है, कल ही हम लोगों ने देखा था, each and every जहां पर भी आ जाए, भले एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें जो नंबर उसको कंसिडर किया जाएगा, किसमें कंसिडर करेंगे, सिंगुलर में ही कंसिडर करेंगे। जैसे एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर टुक हिज सीट, ठीक है, सब लोगों ने अपने अपने सीट को लिया, ओके। हमारी वॉइस और स्क्रीन सभी क्लियर हैं, एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 6 में देख लेते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है, व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन विद सम अदर वर्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, इट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, ठीक है। याद रखिएगा जब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं किसी भी कंजंक्शन से, ठीक है, विद द सम अदर वर्ड इन द ऑब्जेक्टिव जो केस होता है, ये किसमें हमें जब भी लिखना होगा वो हम किसमें लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पे विवाद भी हो जाता है कि जब हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट होते हैं सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा जब प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद कई ऐसे रूल होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद भी हम किसको लाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को ही लाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 7 में देख लेते हैं क्या है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय आर, आइदर आर, नाइदर नार, ना, तो जो सिंगुलर नाउन परफेक्टली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी सिंगुलर नाउन ना एंड प्लूरल नाउन कंबाइन होते हैं, बस आप एक शब्द में समझिए, आइदर आर और नाइदर नार से जब सेंटेंस जुड़े हों, तो आर के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा वर्ब। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, आइदर द मैनेजर आर हिज सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स क्या है, प्लूरल है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, आर के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर सपोज दैट ये हो जाता कैसा, ही सबऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, सिंगुलर लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं जी, यस यस मैम। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 8 में देखते हैं, व्हेन नाउन्स ऑफ डिफरेंट जेंडर्स आर कंबाइंड बाय अ कंजंक्शन, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द जेंडर ऑफ द वन व्हिच इज द नेक्स्ट टू इट। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं ये दिखाया जाता है जो मेल डोमिनेंट है उनके अकॉर्डिंग लगेगा, कहीं कहीं बताया जाता है जो फीमेल डोमिनेंट है उनके अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा जो लास्ट वाला आएगा उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा हम नहीं, रेन एंड मार्टिन मानता है, ठीक है। जो लास्ट वाले होंगे उनके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर हाउस, ठीक है, ना कि देयर, ना कि हिज, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली बहुत ऐसे बुक है जहां पे हिज कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एवरी गर्ल एंड बॉय वेंट टू हिज, लास्ट में आने वाले को यहाँ पे हिज हमने लगा दे, हिज हाउस, तो इस तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द पर्सनल प्रोनाउंस सच एज योर्स, अर्स, हर्स, देयर्स एंड इट्स आर रिटन विदाउट द अपोस्ट्रोफी, ना, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो योर्स है, 4 ऑप्शन दे देंगे ना, तो इसमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो याद रखिएगा ये अपोस्ट्रोफी नहीं रहेगा, सिर्फ योर्स हो जाएगी, एस लगाया जाएगा। ठीक है, तो अगर अपोस्ट्रोफी वाला रहेगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगी, योर्स सिंसियरली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखते हैं, व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड टू कंप्लीमेंट द वर्ब टू बी, it means the pronoun must be in the nominative case ना, जैसे it was, अब यहाँ पे him his कुछ नहीं होगा, he होगा, किसमें लिखना पड़ेगा, हमें nominative case में लिखना पड़ेगा। it was he who could solve the problem easily, ठीक है, it was he who could solve the problem easily, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 11 में क्या है, अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस बिगनिंग विथ लेट। लेट का कॉन्सेप्ट वेल नोन है, लेट के बाद जब भी आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आगे, ना कि नॉमिनेटिव केस आएगा। जो कॉमन एरर के क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो वहां पे नॉमिनेटिव केस का हमें लगा करके दे देते हैं, वहां पे हमें क्या करना होता है, उसे करेक्ट करना होता है, तो वहां क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट हिम गो टू हिज ऑफिस इमीडिएटली, ना कि लेट ही गो होगा, ठीक है, लेट हिम हो जाएगा, लेट हर हो जाएगा, लेट अस हो जाएगा, ना कि वी हो जाएगा। 12 में देखते हैं, वन कैन बी यूज टू टॉक about people in the general, the pronoun that follows one should be followed by ones। ये 2018 में क्वेश्चन आया था, 2020 टेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और 2021 में भी हुआ था ना, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। मतलब अगर हम ये देखें तो इधर साइड बहुत फ्रिक्वेंटली जितने भी एग्जाम की कराए जा रहे हैं, कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, मतलब अगर वन है तो यहाँ पे वंस लगाएंगे, ना कि हिज लगाएंगे, ये एज इट इज दिमाग में रखना है, ये गलत है, ये सही है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये सही है, ना कि हिज ड्यूटी। कॉमन एरर के क्वेश्चन में भी ऐसे मतलब पूछा जाता है, तो वहां पे हमें क्या लगा के करेक्ट करना पड़ेगा, वंस लगा के। नोट देख लेते हैं, हाउएवर इन अमेरिकन इंग्लिश वन कैन बी फॉलोड बाय हिज, ये बात की जा रही अमेरिकन की, जो कि हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश ना, फॉलोड बाय हिज और हर। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ वन, वी श्योर दैट यू और दे does not follow, hence it is a never correct to say if one takes this exam without studying you are likely to fail, तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि हम ऊपर ही सारी चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं। 13 रूल देख लेते हैं, अ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड एज नियर इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, जो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले जो भी हमारे क्या कहते हैं कि वर्ब होंगे उसको लगाएंगे, ठीक है ना। एंटीसीडेंट इन नंबर जेंडर अ पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, जैसे दिस इज द मैनेजर हु शाउट्स एट द सेल एग्जीक्यूटिव्स, तो यहाँ पे मैनेजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। और जो हमारे कनेक्टिंग वर्ड होंगे, मतलब जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, वो भी हम हु के मैनेजर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हु लगाएंगे, क्योंकि ये लिविंग है। दोनों चीजें समझते चलिए, ठीक है। इसके बाद वाला भी बता दे रहे हैं, और ये भी, यहाँ पे विच नहीं लगाना होगा, हमें क्या होगा, क्योंकि मैनेजर के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना होगा, तो हु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मिनट, यहाँ क्या छूट रहा है क्या, ओके, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, ओके, चलिए। इस पॉइंट को थोड़ा स्किप करिए, वहां पे थोड़ा छूट रहा है, ठीक है। 15 देख लेते हैं, इसको हम कल देख के करा देंगे आप लोग को। द प्रोनाउंस हु हो गया, हुम हो गया एंड हुज हो गया आर जनरली यूज्ड फॉर पर्सन्स ना, याद रखिएगा। हु का प्रयोग किस में करते हैं, नॉमिनेटिव केस में करते हैं। हुम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजेसिव केस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब आता है कि इसे फिल करिए, क्या क्या लगाना है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हु लगेगा, होम लगेगा, होज लगेगा, क्या लगेगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, सरिता इज द स्टूडेंट
हु गॉट एन अवार्ड, क्योंकि हमें सरिता यहाँ पे सरिता इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड ना, क्योंकि लिविंग है और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी है, और यहाँ पे जैसा अभी हमने देखा कि हम इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ठीक है, दे आर द थीव्स हुम द पुलिस, ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे यूज करेंगे, तो दे आर द थीव्स हुम द पुलिस कॉट। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल, दिस इज द स्टूडेंट हु सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे पोजीशन दिखाना है, किसका, उसका सर्टिफिकेट आर लॉस्ट। अब पोजीशन दिखाना है तो पोजेसिव केस को यूज करेंगे। रूल नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या है, when the relative pronoun is in a different cases ना, one in the nominative and other in the objective, जब रिलेटिव प्रोनाउन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में होते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इट मस्ट बी मेंशन ट्वाइस, वंस फॉर ईच वर्ब ना, दो होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पकड़ने होते हैं तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हमें वर्ब ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ हमें लगाना है। तो देखिए पहला तो कैसे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, दूसरा केस में आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हमें दो तरीके से उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे द गर्ल हु इज माई डॉटर, पहला तो ये हो गया, एंड whom you met in the library yesterday left for Mumbai this morning, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं यूज ऑफ विच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। पहला देख लेते हैं कहाँ करते हैं, विच इज यूज फॉर इन्फेंट्स, जो छोटी चीजें होती हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए यूज किया था विच का। एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज द बेबी, बेबी इन्फेंट से, विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर, दिस इज द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द कैनल्स क्लब, and that is house which are certainly shifted into। ध्यान रखिएगा क्या क्या होगा, which का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन्फेंट्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए। दूसरा रूल क्या है, विच इज यूज व्हेन सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड, जब हम कोई चीज सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कर रहे होंगे वहां पर भी हम विच का प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, विच ऑफ दीज टेलीविजन ना, विच ऑफ दीज टेलीविजन सेट्स डू यू वांट टू परचेज, क्या सिलेक्शन का बोध हो रहा है तो यहाँ पर भी हम विच का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज यूज टू रिफर टू अ सेंटेंस के रूप में, जैसे he was said to be drunk which was not true। याद रखिएगा जब सेंटेंस को हम रिफर करते हैं तो वहां पर भी हम which का प्रयोग करेंगे। he was said to be drunk which was not true। ठीक है, तो यहाँ यहीं तक रखेंगे हम लोग, इसमें किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू। वेलकम एवरीवन। Am I audible? यस सर। स्क्रीन हमारी दिख रही है आप लोगों को? यस सर। आप लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, एक नहीं कई बार पढ़े, पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं, फिर हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। जनरल चीज़ तो आप याद रख सकते हैं, किसी ड्रामा, कोई पिक्चर देखी हुई कहानी जो ज़्यादा आपको अम्यूज करी है वो चीज़, या फिर वो चीज़ जो ज़्यादा आपको शॉक कर गई हो वो चीज़। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा जो है याद रखते हैं, उनको नहीं भूलते। जो आपके साथ में स्ट्रेंज चीज़ें हुई हों, वो चाहे प्लीजेंट हो या फिर जो है अनप्लीजेंट हो, लेकिन जो सामान्य चीज़ें होती हैं जिनको हम विशेष समझते हैं लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क जो है उनको विशेष नहीं मानता। मन और मस्तिष्क जो है 2 ही चीज़ों को विशेष मानता है, एक तो जो है जो शॉकिंग रही हो, और या फिर जो है मतलब ज़्यादा अनप्लीजेंट रही हो, चाहे प्लीजेंट हो या अनप्लीजेंट हो, या बहुत ज़्यादा जो है आपको किसी चीज़ से हर्ट हो गया हो,
सपोज दैट आपने सामान्य जीवन में लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, और किसी ने कोई बात आपको ऐसी कह दिया है ओकेजनली, या फिर ऐसी जगह पे कह दिया जो बड़ी बेइज्जती महसूस हो गई आपको, या उसने खुद ही ह्यूमिलिएट कर दिया है आपको, तो फिर वो चीज आप भूलेंगे नहीं पूरी जिंदगी। या फिर कहीं पर आपको इतना बड़ा सम्मान मिल गया है जो सभी लोगों से आपको जो है अलग एक रिकॉग्निशन देता है, तो फिर वो भी चीज आप कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई होता है तो ना ही आपको ये जो है ह्यूमिलिएट करता है, और ना ही जो है आपको सडन कोई सम्मान देता है। धीरे धीरे जब यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से चीजें करते रहते तो हाँ, इसका आउटकम बड़ा ही सम्मानजनक होता है, बात सही। तो फिर आउटकम आप याद रखते हैं, उसके बीच में जो छोटी छोटी पढ़ाई करने के दौरान जो आपने चीजें पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सारे पूरे जिंदगी में याद नहीं रहते। जो आज टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी सेलेक्ट होके लेक्चरर बन गए, टीचर बन गए, उनसे आज अगर पूछो जा करके तो इस दौरान जो संघर्ष किया, जहां से उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, जो पेन हुआ है, चाहे फाइनेंशियली हुआ हो, चाहे फिजिकली हुआ हो, जिस भी तरह का उन्हें पेन हुआ है वो चीज उन्हें याद है, और लास्ट में सफल हो गए तो सफलता का जो है वो अनुभव जब उन्होंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर जो है देखा, नाम देखा, वो क्षण याद है। पहली बार जिन्होंने उनको बताया कि तुम सेलेक्ट हो गए हो, वो क्षण याद है। लेकिन वो उनको याद नहीं है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो है जो डायनेस्टी आई थी वो किसकी आई थी, ये शायद जो है वो भूल गए हो। या फिर जो है विक्टोरियन एज के जो लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स मूवमेंट्स के जो फीचर रहे हैं वो के सारे एज इट इज उनके दिमाग में हो, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे। जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको छोड़ करके, जो लोग फ्रेंडली हैं इनसे उनको छोड़ करके, सामान्य जीवन में लोग भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है स्पेशल अब नहीं रही। वैसे ही आपके और हमारे साथ भी है। 20 बार पढ़े हैं प्रोनाउन, 20 बार पढ़े हैं मैकबेथ, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन जब तक के उन चीजों को आप रिवाइज नहीं करते रहेंगे तब तक के वो चीजें दिमाग से स्लिप होती रहती हैं। इसलिए चीजों को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। स्क्रीन दिख रही है हमारी आप लोगों को? जी, जस्ट वेट, यस सर। जस्ट वेट। किस एक्ट किस सीन तक हो गया था? जी, एक्ट 4 तक हो गया था ना? क्यों? एक्ट 2 सीन 2 का डंकन की जो है डेथ हो जाती है, मतलब हत्या हो जाती है, मार देता है मैकबेथ जो है। और 2 का जो 3 है डंकन का जो है मैकडफ और लिनक्स का पहुंचना है और डंकन की बॉडी को जो है वो सर्च करते हैं। मैकडफ जो है डिस्कवर डंकन्स बॉडी। और एक्ट 2 के सी 4th में जो है कैसल के बाहर का चीज है, रॉस और एक ओल्डमैन डिस्कस कर रहा होता है और शायद कहते हैं कि जो है डंकन का मर्डर इन्हीं ने किया है। एक्ट 3 का सीन फर्स्ट है, मैकबेथ का कोरोनेशन होता है, राजा बना दिया जाता है। एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है आफ्टर द किलिंग डंकन, डंकन की मृत्यु के बाद जो है। 3 के 2 में जो है लेडी मैकबेथ जो है डिस्पाइट हर क्राउन्स टू टर्मोइल हर गिल्ट, वो जो है बड़ा ही गिल्ट महसूस करने लगती है कि शायद जो है डंकन को तो मरवा दिया है और मैकबेथ ने जो है मार दिया है, लेकिन वो अपने अंदर खुद ही जो है बड़ा गिल्ट महसूस कर रही कि ये क्या जो है हमारे अंदर है, और भय भी उसको लग रहा है कि शायद जो है हमारे ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। 3 के 3 में जो है मर्डरर्स जो है ज्वाइन कर लेते हैं एक तीसरे व्यक्ति को जो है, और वो बैंको और फ्लियांस जो भाग रहे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। किसमें? बैंकों पे हमला होता है एक्ट 3 के सीन 3 में। यहाँ पर जो है बैंको चौकीदार चलिए होता है, उसके ऊपर हमला करते हैं। मां समझ जाता है बैंको की अब जो है हमारे साथ धोखा हो गया है, तब वो कहता है ट्रिचरी फ्लाई गुड फ्लियांस फ्लाई फ्लाई फ्लाई, फ्लियांस तुम
भाग जाओ, हमारे ऊपर हमला हो गया, धोखा हो गया है। 3 के 4 में जो है बैंकेट सीन आता है, जहाँ पर घोस्ट जो है अपीयर होता है, यहाँ पे इसका जो है टर्मोइल आता है। 3 के 5 में जो है विच क्राफ्ट से जो है फिर से मिलने जाता है स्टार्मी में, लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो हिकेट्स है उसके पहले 3 के 5 में हिकेट्स जो है विच क्राफ्ट को, जो अपने साथ और साथी हैं, उनको सबको डांटता है कि तुम अकेले काहे मिल ली हो इससे, मैकबेथ से। एक्ट 3 के सीन 6 में, अच्छा 5 में ही ये बिचेज बताती है कि तुम जो है उसको जो है जा करके फॉल्स सिक्योरिटी की बात करो उससे जो है। लिनक्स एंड अदर डिस्कस करते हैं, डंकन का बैंकों ने मार दिया है, और शायद जो है इस चीज को लेकर के वो भी समझ रहा है कि उसके चीजें एडवर्स जा रही हैं। एक्ट 4 के सीन 1 में जो है विचेस का चैंटिंग होता है, ये स्पेशल अलग से नोट हमने बनाया है, डबल डबल ट्वाइल्स एंड ट्रबल का। इसमें एक कढ़ाई है जलती हुई, उसका सीन है, और वहां पर जो है मैकबेथ पहुंचता है, इनसे बातचीत करता है। एक्ट 4 का सीन 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉल्स सिक्योरिटी की बात कही जाती है विचेस से, जिसमें जो है एक ब्लडी जो बच्चा है वो जो है आता है और उसको कुछ जो है एश्योर करता है। 3 अपैरिशंस अपीयर्स आर्म्ड हेड वार्निंग मैकडफ, कहता है कि तुम जो है मैकडफ से बच के रहना, बी वेयर ऑफ मैकडफ। ब्लडी चाइल्ड जो है प्रोक्लेम करता है कि जो है तुम बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न, कहता है कि तुम्हें जो कोई वुमेन से पैदा हुआ इंसान वो तुम्हें मार नहीं सकता है, सैल हार मैकबेथ को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है। एंड क्राउंड चाइल्ड एक आता है, वो ट्री पर लटका हुआ है, वो क्या डिक्लेयर करता है, मैकबेथ सैल नेवर वेनिस्ड बी अंटिल ग्रीन वर्नम वुड टू हाई डंसियार्ड हिल, कहता है जब तक वर्नम वुड जो है डंसियार्ड हिल तक के नहीं आ जाता चल करके, तब तक के जो है मैकबेथ को कोई मार नहीं पाएगा। 3 प्रोफेसी होती हैं, एक तो कौन सा होता है ये, आर्म्ड हेड एक हो गया, दूसरा क्या है ब्लडी चाइल्ड, दूसरा हो गया ये, तीसरा क्या हो गया, एक क्राउन चाइल्ड, एक क्राउन चाइल्ड जो पेड़ पर लटक रहा है। 3 जो है ये अपैरिशंस आते हैं जो अलग अलग जो है इसको अपनी अपनी बात बताते हैं कि तुम बहुत सुरक्षित हो। अब चूंकि ये बताते क्यों हैं, क्योंकि इनके जो हिकेट है, इनकी क्वीन, वो बता चुकी है इसको जो फॉल्स सिक्योरिटी का आश्वासन तुम दो जा करके, तभी ये बताते हैं अपैरिशंस। ये एक्ट 4 के सीन 1 का मैटर है। 4 के 2 में जो है लेडी मैकबथ है वहां पर एट मैकडफ्स कैसल, लेडी मैकडफ बहुत नाराज होती हैं, लेडी मैकडफ की ना कि मैकबेथ, किस पे, मैकडफ के ऊपर, कि तुम जो है मुझे छोड़ करके चले गए हो और हमारा यहाँ क्या होगा। तब तक कुछ मैसेंजर आते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे जीवन को खतरा है, लेकिन तब तक के जो मैकबेथ के हायर मर्डरर्स थे वो आ जाते हैं और वहां पर जो है उससे बातचीत करते हैं और उसके बच्चे को और वो लेडी मैकडफ को, दोनों को जो है वो मार देते हैं। ये भी एक्ट और सीन इंपॉर्टेंट है कि एक्ट 4 और सीन 2 में लेडी मैकडफ और उसके बच्चे को जो है मार दिया जाता है, और यहाँ पर एक इनोसेंस जो है मर्डर करार दिया जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि इनकी कोई दोष या इनका कुछ होता ही नहीं है पूरे प्ले में। और यहाँ से निकल के आती है एक चीज की पोएटिक इनजस्टिस, यहाँ पर जो है जो इन्होंने इसका मर्डर दिखा दिया विलियम शेक्सपियर ने, इस प्ले में इसका कोई मर्डर का कोई औचित्य था नहीं, सिर्फ जो है पिटी और फियर अराउज करने के लिए चीजों को दिखा दिया गया है। एक्ट 4 के सीन 3 में जो है इंग्लैंड के साथ में, इंग्लैंड में जो है मालकाम के साथ में मैकडफ जो है जाकर के जुड़ जाता है, लेकिन मालकाम उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहता है, ऐसा तो नहीं कि मैकबेथ ने इसे भेजा हो। जब वो सही पाया जाता है तो उसके साथ में आगे जो है प्लान बनाता है, लेकिन तभी जो है उसको पता चलता है कि मैकडफ की जो फैमिली का मर्डर कर दिया गया है। मैकडफ जो है वहां पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो टू रिवेंज, वो कसम खाता है बदला लेने की, बोलता है ब्रिंग्स दाउ दिस फैन एंड स्कॉटलैंड माई सेल्फ, अब मैं हमला जरूर करूंगा स्कॉटलैंड पर, हमारी तलवार बोलेगी, और जो है अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। एक्ट 3 के सीन 3 की बात कर रहा है। मालकाम अर्ज द लेट ग्रीफ
कन्वर्ट टू एंगर, कहता है कि तुम दुखी मत हो और इस जो है दुख में जो चीज तुम्हारे साथ हुई है इसको जो है अब तुम बदले के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। और स्कॉटलैंड पे वो हमला कर देते हैं। फिफ्थ का जो वन होता आता है डंसियान का एक सीन है। लेडी मैकबेथ जो है स्लीप वॉकिंग कर रही है। स्लीप इसको जो है सोमनालोम्बिस्ट सीन भी माना जाता है, नींद में चलने का बीमारी जो इसको हो जाती है। रबिंग हर हैंड, अपने हाथ रगड़ती रहती है, कहती आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से। ये स्पीच भी पूछी गई है। द देन फाई हैंड, द थेना फाई हैड अ वाइफ, वेयर इज सी नाउ। थेना फाई कौन है यहाँ पर? क्यों थेना फाई कौन है? हाँ? थेना फाई कौन है? मैकडफ है, मैकडफ। वो कहती है कि थेना फाई के बच्चे और उसकी वाइफ कहाँ है? वो जो है नींद में चल रही है, एक पागलपंती की जो है उसमें टर्म्स दिखने लगे हैं। व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, जो हमारे हाथ है इतने गंदे हो गए हैं इस अपराध से, क्या वे जो है सही हो सकते हैं? शायद पूरे अरब का परफ्यूम लगा दिया जाए तो भी जो है इनमें दुर्गंध नहीं जाएगी। एक्ट फिफ्थ के सीन 2 में जो है डंसियार्ड के पास में जो है लेनक्स और एंगस जो है मालकाम के आर्मी के साथ में वर्नम वुड में जो उसके ट्रीज के पेड़ तो टहनियां हैं उनको तोड़ के आगे लेकर के वो चल रहे हैं। और जो फिफ्थ का 3 है, एक वार रूम है जहां पर मैकबेथ बैठा हुआ है और बिचेस की प्रोफेसी को जो है याद कर रहा है कि शायद जो है ये मेरे साथ जो चीजें हो रही हैं उससे मैं आश्वस्त हूँ, और लेकिन ये चीजें कुछ अलग सा दिख रही हैं। अब तो जो है वर्नम वुड भी जो है हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है और ऐसा जो शायद मेरे साथ धोखा हो गया है। एक्ट फिफ्थ के सीन 4 में जो है मालकाम ऑर्डर देता है कि ब्रांचेस को कट कर लो और अपने आगे लगा लो पेड़ों की, ताकि जो है उनको पता न चले कि कितने लोग हैं। लेट एवरी सोल्जर्स hew him down a bar and adhere it before it। ऐसा ही जो है एक वाकया अपने इंडियन आर्मी में इतिहास में दर्ज है। जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा हो। तो उस समय जो है कुछ एक टुकड़ी इंडियन आर्मी की चाइनीज आर्मी के उसमें चंगुल में फंस गई थी। बॉर्डर पे जो है चाइनीज आर्मी वाले बहुत थे और उनकी कुछ महज एक टुकड़ी थी और उससे जो है उनको निकलना था। तो उन लोगों ने क्या करा था कि जो है भेड़ों को या बकरियों को जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था और रात में लैंप्स जो है जला करके उन भेड़ों के ऊपर टांग दिया और पूरी जो है लैंप्स जले करके जब भेड़ें निकली तो इतनी रोशनी हुई तो दुश्मन की आर्मी को ऐसा लगा कि शायद जो है सैनिक बहुत ज्यादा हैं और उसके वजह से वो हमला नहीं उतने प्रबल तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं हमला कर पाए और इंडियन आर्मी वहां से अपने आप को सेफ बचाने में कामयाब हुई। तो एक रियल इंसिडेंट भी इसी तरह का हुआ। वैसा ही चीजें आपको यहाँ पर प्ले में देखने को मिल रही है कि ब्रांचेस को काट के वो लोग आगे लगा रहे हैं ताकि मैकबेथ की आर्मी को ये पता न चल पाए कि कितने लोग हैं और कितने हिसाब से हमें जो है आक्रमण कैसे करना चाहिए। एक्ट फिफ्थ के जो फिफ्थ होता है मैकबेथ कैसल के वाल मैकबेथ हेयर दैट लेडी मैकबेथ डेथ, यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ की डेथ की सूचना मिलती है कि जो है वो तो जो है दुनिया में अब नहीं रही और तभी जो है वो फ्यूटाइल लाइफ की फ्यूटाइलिटी को जो है व्यक्त करता है कि शायद इस समय जो है सूचना मिली है आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो। कई बार ये लाइन पूछी गई है, लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, ऐसे समय जो है मर गई है वो, तो अब तो हम उस पर बिलाप भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एक्ट फिफ्थ के सीन 6 में जो है मालकाम सिवार्ड एंड मैकडफ विद देयर आर्मी डिस्कार्ड देयर ब्रांचेस प्रिपेयर असॉल्ट मैकबेथ कैसल, बिल्कुल आ जाते हैं मैकबेथ के कैसल पर के पास जो है। और एक्ट फिफ्थ के सीन 7 में जो है मैकबेथ लड़ाई लड़ता है बैटलफील्ड में एंड रिलाइंग द प्रोफेसी ऑफ नो मैन बॉर्न, अब भी वो चीज को विश्वस्त है प्रोफेसी जो उसके साथ हुई थी बिचेस की कि कोई व्यक्ति तो उसे नहीं मार सकता है। ही किल्स अ यंग सीवार्ड और यंग सीवार्ड को वहां पर वो मार देता है। यंग सीवार्ड की डेथ यहाँ पर हो जाती है। मैकडफ चैलेंजेस मैकबेथ टर्न हेल अराउंड टर्न कहते हुए,
तो वो फिर कहता है कि तुम मैकडब मुझे मार नहीं सकते हो, लेकिन तभी जो है मैकडब बताता है, मैकडब प्रेजेंट्स कि तुम जो गलत सोच रहे हो, हम जो है सिजेरियन हैं, हम सिजेरियन हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर मैकबेथ, बोट्स आई बियर अ चार्म लाइफ व्हिच मस्ट नॉट यील्ड टू वंस ऑफ वुमेन्स बॉर्न। मैकडब रिवील करता है फ्रॉम हिज मदर्स वूम अल्टीमेटली रिप्ड, अनटाइमली रिप्ड। कहता हम तो समय के पहले ही पैदा हो गए थे और हम सिजेरियन हैं, तुम्हारी जो प्रोफेसी है वो हमारे पे लागू नहीं होती है। और उसके बीच में युद्ध होता है और एटली अंततोगत्वा मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है। ये तो रहा पूरा प्ले। हम लोगों ने कई बार प्ले पढ़ा, इतने डिटेल में इसको पढ़ा इसलिए क्योंकि एलटी ग्रेड में थोड़ा डेप्थ से क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा करनी है, इसके जो है बाइबल के एल्यूजन इसमें खूब दिए हैं इन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर ने। जैसे कि जो लाइन इन्होंने बोली है, एक सर्जेंट आता है जो रिपोर्ट करता है पहले ही डंकन को, जो है क्या बोलता है, एक्सेप्ट दे मींट टू बाथ इन रीक वाउंड्स। इसमें एक वर्ड आ रहा है आर मेमोराइज एनोदर गोलगोथा। तो जो ये गोलगोथा है ये कहाँ से लिया गया है, ये सर्जेंट को रिपोर्ट जो करता है ये एल्यूड किया है इन्होंने जो है मैथ्यू से, जो बाइबल का एक पार्ट बनाता मैथ्यू, वहां से जो है क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन से ये चीज जो है संदर्भित है, वहां से इसको लिया गया है। दूसरा जो एल्यूजन है, रॉस कहता है गॉड सेव द किंग। ये रॉस जो है डंकन के मर्डर के बाद जो है चीज जब कहता है, ये चीज ली गई है इन्होंने इकोस से लिया है, जो इकोस और सैमुअल 10:24 से बाइबल से इन्होंने लिया है। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको मिलेगा कि लूसीफर का कॉन्सेप्ट, तो लूसीफर का कॉन्सेप्ट तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि ये चीज जो है इसमें आती है, लेकिन वो है क्या मैटर, ये बहुत कम जगहों पर चीजें आपको मिलेगा। जैसे बीचेस की जो प्रोफेसी होती है, तो उसमें जब मैकबेथ को बोलती हैं ये आल हेल मैकबेथ हेल हेल टू दी थेन ऑफ ग्लेमिस, जो ये स्पीच है इसमें बिचेस जो है ग्रीट करती है मैकबेथ को, ये ली गई है मिरर्स जूडास बेट्रियल ऑफ जीसस इन मैथ्यू। यहाँ पर जो है हेल मास्टर कह के जो है जूडास जो है उनको टेम्प कर रहा होता है जीसस को, जो है वही लाइन इन्होंने कोट कर दिया है इन बीचेस की स्पीचेस में। तो आज से सिंपल सा पूछा जा सकता है कि हेल में मैकबेथ की जो बीचेस हैं उसको रेफरेंस कहाँ से लिया गया है या किससे संदर्भित है वो, तो ये जूडास से संबंधित है ये, और बाइबल के जो है मैथ्यू से लिया गया है। बैंको की एक स्पीच आती है, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से व्हिच ग्रेन विल ग्रो एंड व्हिच विल नॉट स्पीक देन टू मी। ये बैंको जो क्वेश्चन करता है बीचेस की प्रोफेसी पर उस समय की, लेकिन जो ये रेफरेंस इन्होंने लिया है विलियम शेक्सपियर ने, ये इक्लेसियास्टिक्स जो 11:6 का बैंकोस स्केप्टिसिज्म है ये बीचेस का, ये वहां से जो इन्होंने पूरा उठाया है। तो एक एक जो स्पीच लगभग हमने 15 से 20 स्पीचेस को इसमें फाइंड किया है जिनका रेफरेंस सीधे बाइबल से लिया गया है। और लास्ट में जो है जो इनकी चैंटिंग है इसकी विचेस की, उस पे अलग से एक स्पेशल नोट्स जो है हमने बनाया है। कल जो है इस पूरे बाइबलिकल रेफरेंस के साथ साथ में हम मैकबेथ को कंक्लूड कर देंगे, और इसके साथ साथ में मैकबेथ का हम आपको हिंदी का वर्जन भी नोट्स का दे देंगे। जो हमने आपको इंग्लिश में पढ़ाया है उसका एक हिंदी वर्जन भी है। और जैसे कि आप देखिए इसमें तो हमने जो है आपको साथ साथ में जो है इसके हम बाइबल का संदर्भ दे दिया है। जैसे यहाँ पर जो है पूरी लाइन दी हुई है, पूरा आप प्ले पढ़िए, फिर साथ में बाइबल का रेफरेंस भी हमने साथ ही में दे दिया, हिंदी में बता दिया, अच्छे से आप इसको जो है समझा सकते हो। प्लस एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिए कि आखिर इस लाइन का औचित्य क्या है और किस तरह से इसका जो है जवाब जो है
आप देंगे यदि अगर ऐसा जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ है। कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है इन्होंने एल्यूजन्स डाले हैं इसमें जो बाइबल से एज इट इज लिए गए हैं। और चाहे मैकबेथ का ग्रंकन की हत्या करना हो या बिचेस की प्रोफेसी हो या फिर जो है बैंकों का जो है घोस्ट जो अपीयर होता है, ये सारे के सारे जो है मैकबेथ में जो एल्यूजन्स हैं वो बाइबल से लिए गए हैं। तो इनको उठा करके आपको हमने हिंदी में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। प्लस साथ में जो है आपको इंचैंटिंग मिलेगी इसकी चुड़ैलों की जो चैंटिंग होती है उस पे अलग से हमने इसका एक्सप्लेनेशन नोट्स बना रखा है। इसलिए हम इसको इस तरह से बना के चल रहे हैं क्योंकि जो पिछला एलटी ग्रेड था वो गया मामला। इस बार मेंस में भी आपको जाना है, मेंस भी एलटी ग्रेड का आपको देना है। तो मेंस में है लिखना, आपको लिखित का पेपर होगा। तो जो ये कोट्स हैं, जो एल्यूजन्स हैं, अगर वो आप वहां पर लिखते हो कमेंट करके कि ये लाइंस जो है बिचेस की, ये प्रोफेसी हेल मैकबेथ का जो है ये लिया गया है बाइबल के यहाँ से लिया गया है, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो वाकई समझेगा आपको कि हाँ आपने जो है इस पे काम किया है। वरना आसान नहीं है, मार्केट के नोट्स में आपको मिलने वाले नहीं है। रुपया चाहे 15,000 ना चाहे 20,000 खर्चा कर डालो, ये चीज संभव नहीं है कि मार्केट के किसी नोट्स में मिल जाए। और इवन हम इस चीज का 100% तो नहीं लेकिन 95% इस चीज का भी दावा कर सकते हैं कि कोचिंग के नोट्स में भी अवेलेबिलिटी इनकी बहुत कम मिलेगी जो है। हो सकता है मैं भी कोई बता रहा हो, नॉट श्योर जो है। तो ये काफी चीजें हैं, हम इसको प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की स्टडी जो है हमें करा रहे हैं विलियम शेक्सपियर पे एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा सेशन आज का यहीं तक के, कल जो इसका कंक्लूडिंग रहेगा क्रिटिसिज्म समझ लीजिए इसका या स्पेशल फीचर समझ लीजिए मैकबेथ के, उन पे काम करके जो है इस पे हम एक टेस्ट मिनिमम 50 क्वेश्चन का या इससे ज्यादा का भी आप लोगों का टेस्ट जो है हम दे देंगे। आज और कल, आज का सेशन हो गया, कल एक दिन का और सेशन है। आज से एंट्री चालू हो गई है हमारी पेड क्लासेस की जो है, उसका ग्रुप नया जो है बन गया है, उसमें लोगों को ऐड किया जा रहा है। जो अपने पुराने साथी हैं उन लोगों को जो है वो संपर्क कर लेंगे, उनको जो है स्पेशल हम फीस की रियायत दे रहे हैं। बाकी जो है फीस का अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरी चीजें बता दी गई हैं। इंटरेस्टेड साथी अपना है तो अपना पेड ग्रुप में अपने आप को ऐड करा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल लेविस की तरफ। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। Thank you so much, sir. Once again, all of you, good evening. हमारी स्क्रीन आप Good सबको evening, विजिबल ma'am. हो रही है? वेरी Good गुड evening, इवनिंग। ma'am. वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन विजिबल हो रही है? बता दीजिए आप लोग। Yes, जी, ma'am. जी कल हम लोगों ने क्विज नंबर 2 देखा था, अब हम लोग 3 की ओर बढ़ेंगे, मूव करेंगे। तो उसमें पहला वर्ड कौन सा है? एक्यूट। एक्यूट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? जो कुशाग्र हो, शार्प हो, तेज हो, श्रीवुड। ये वर्ड एज इट इज पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, एक्यूट, श्रीवुड, शार्प। नेक्स्ट वर्ड आता है अडेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। अडेज मीन्स क्या होता है? जो कहावतें होती हैं, मीन्स यू कैन से दैट ओल्ड सेइंग या यू कैन से अ फैमिलियर बिट ऑफ विजडम ना, ऐसा यूज करते हैं। जैसे फॉर अ हैप्पी लाइफ इट फीक्स, ये सब क्या है? अडेज है, कहावतें हैं ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सारे अडेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। एडामेंट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव है, मतलब किसी चीज के लिए अडिग हो जाना, जिद्दी बन जाना, स्टबर्न, अनएल्डिंग ना, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल। ओके, दैट्स मीन एडामेंट। एड्रेस, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है, ADDRESS। एड्रेस मतलब पता भी होता है, और एड्रेस मतलब क्या होता है? किसी को संबोधित करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर हम देखें तो वर्ब है, और इसके सिनोनिम के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? टू स्पीक, टू डायरेक्ट वंस अटेंशन, ठीक है ना, किसी को संबोधित करना, किसी के बारे में कहना, किसी से कहना, ऐसा। नेक्स्ट आता है अधरेंट। अधरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का क्या है? नाउन होता है, किसी के फॉलोअर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, बिलीवर होते हैं, उसका मतलब होता है अधेरेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश
पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एडमोनिश मतलब होता है डांटना फटकारना, लेकिन कैसा, जेंटली, समझाते हुए, मतलब समझाने के मोड में, ठीक है ना। तो एक प्रकार से सलाह देने के मोड में, अच्छा आप गलत गए थे, ये तो गलत किया आपने, मतलब वहां नहीं जाना चाहिए था, या ये चीज आपके लिए सही नहीं है, इस तरीके से ना। एडमोनिश डांटना फटकार लगाना, वार्न करना चेतावनी देना, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एड्रॉइट, एड्रॉइट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव, एज इट इज, ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में। एड्रॉइट मीन्स होता है स्किलफुल, डेक्स्ट्रेरियस, जिसे बोल सकते हैं आप, जो निपुण होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, क्लेवर। श्रीवुड, ध्यान रखिएगा, श्रीवुड भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और स्पेशलिटीज। लास्ट वर्ड है एडुलेशन। एडुलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, नाउन। एडुलेशन मतलब होता है किसी की खुशामद करना, ठीक है ना, तारीफ करना अपनी चीजों, अपना काम निकालने के लिए। वाइल्ड आर एक्सेसिव एडमरेशन या फ्लैटरी करना, ठीक है। तो एडुलेशन मीन्स क्या होता है, खुशामद करना। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जानते हैं कितना हम लोगों ने सीखा। इस पे आप लोग वर्क करेंगे, इस पे आप लोग रिप्लाई करेंगे फटाफट। पहला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का क्या हो जाएगा, यस, स्किलफुल, श्रीवुड हो जाएगा, बहुत अच्छे। एक्यूट का श्रीवुड हो जाएगा। अडेज क्या हो जाएगा, ओल्ड सेम, ओल्ड ओल्ड सेम, सेम, बहुत अच्छे। एडामेंट, एडामेंट क्या होता है, जो अनवन, अनएल्डिंग, बहुत अच्छे, अनएल्डिंग हो जाएगा। एड्रेस संबोधित करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस, फॉलो, एड्रेस। टू, स्पीक टू ना, किसी से कुछ कहना। एधरेंट मतलब क्या हो जाएगा, समर्थक होता है, क्या हो जाएगा, एधरेंट। क्या मिल रहा है, फॉलोअर, फॉलोअर, बहुत अच्छे। एडमोनिश डांटना फटकारना, जेंटली, स्कूल, क्या हो स्कूल, जाएगा, स्कूल जेंटली, स्कोल्ड जेंटली, बहुत अच्छे। एडमोनिश, सॉरी हो गया। एड्रॉइट, एड्रॉइट क्या होता है, जो स्किलफुल, स्किलफुल स्किलफुल, हो, बहुत अच्छे। और डेक्स्ट्रस का भी मतलब क्या होता है, स्किलफुल होता है, बहुत अच्छे, सेम होता है, यस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गौश, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। गौश, गौश मीन्स होता है अकवर्ड के सेंस में होता है, लेफ्ट हैंड के, मतलब बोल सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड से जब लिखते हैं उसके लिए भी गौश वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर एम्बिडेक्स्ट्रस, आपका एम्बिडेक्स्ट्रस कैसे होगा, गौश मतलब हो जाएगा यहाँ पे, अकवर्ड कहीं मिल रहा है क्या, सोशली अकवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोशल विचित्र हो जाएगा, विचित्रता के सेंस में होता है ना, भद्दापन के सेंस में होता है, ठीक है, गौश, ठीक है। लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए भी होता है, याद रखिएगा, जब बाएं हाथ से जो लिखते लिए उसके लिए भी बोला जाता है गौश, ठीक है। एडुलेशन क्या होता है, एम्बिडेक्स्ट्रस होगा, एम्बिडेक्स्ट्रस, यस, वाइल्ड एडमिरेशन, बहुत अच्छे। एडुलेशन मीन्स क्या हो जाएगा, वाइल्ड एडमिरेशन। इस तरीके से हम लोगों ने 3 वाला क्विज भी कर लिया, किसी